हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। ईवीएस के 26 नंबर प्रैक्टिस सेट में मॉडल पेपर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम बहुत ही बेहतरीन 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों के हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि हर एक ऑप्शन क्या कहता है। अपना में कुछ यूनिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इनको हम मात्र 30 क्वेश्चन लेकर ना चले। इस एक सेशन में आपके लगभग प्यारे साथियों बहुत सी नॉलेज आप ग्रहण कर पाओगे अगर आप शानदार तरीके से बैठ के पढ़ोगे तो, ठीक है प्यारे साथी। हम बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। देखिए 26 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए, उनमें हम 781 से लेकर 805 तक क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। लगभग 800 क्वेश्चन आज कंप्लीट होने वाले हैं हमारे, ठीक है। बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका सामने इस प्रकार है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में असत्य कथन कौन सा है? हमें कौन सा देखना है? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखना, वो असत्य कथन को ढूंढना है प्यारे साथी, ठीक है ना। तो 3 तो सत्य होगा और 1 असत्य होगा, ठीक है ना। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है प्यारे साथी, ये तो ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है प्यारे साथी, बीच का सफ़ेद रंग है, ठीक है। और मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। क्या जो मध्य में चक्र होता है, जो नीला चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है, ठीक है ना, वो भारत की प्रगति का प्रतीक होता है प्यारे साथी, वो शांति और खुशहाली का प्रतीक नहीं होता है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि नीचे का जो हरा रंग है वो शांति और खुशहाली का प्रतीक होता है। हाँ जी, जो हरा रंग है वो शांति और खुशहाली का प्रतीक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन असत्य कथन है, ठीक है ना। तो प्यारे साथी मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी जो अभिकल्पना है वो पिंगली वेंकैया ने दी। कौन सी ने दी? पिंगली वेंकैया ने दी थी, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी आंध्र प्रदेश के, ओके। बात करते हैं प्यारे साथी, राष्ट्रीय ध्वज समिति हुई थी, आपको पता है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा में अलग अलग समितियाँ बनी थी ना, वहाँ पर एक राष्ट्रीय ध्वज समिति या फिर हम इसे झंडा समिति भी कहते हैं, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ लूँ क्या कि संविधान सभा द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो कब अपनाया गया? तो प्यारे साथी आपको जवाब देना है। कोई आपसे पूछे कि हमारे तिरंगे को संविधान सभा ने कब अपनाया, तो आपको सीधा सा जवाब देना कि 22 जुलाई। जी हाँ प्यारे साथी, 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और इसकी अभिकल्पना किसने दी? पिंगली वेंकैया ने दी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता दी कि जो नीला चक्र है वो देश की प्रगति का प्रतीक है। अब एक ही क्वेश्चन मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था, पोल करवाया था, तो उस पर लगभग बच्चों ने सही दिया था, बट कुछ एक बच्चों ने गलत ऑप्शन दिया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना है? 3:2। और अगर ऐसा पूछ लीजिएगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो आपको आंसर देना है 2:3, ठीक है ना। मैंने वहाँ पर यही तो ऑप्शन किया था कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो काफ़ी बच्चों ने ये आंसर दे दिया था, जो गलत हो गया है। क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, आप उस पर थोड़ा गौर करें। चौड़ाई लंबाई पूछा है, फिर लंबाई चौड़ाई पूछा है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर आपको चौड़ाई और लंबाई पूछा है, तो ऑप्शन वो सही हो जाएगा 2:3 वाला, ठीक है। चलो इसका तो हमारा आंसर राइट हो गया, कौन सा? 3 नंबर, ओके। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे साथी, इसमें यही पूछा कि असुमेलित कौन सा है, यानी असत्य कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पशु शेर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष यानी बरगद, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। प्यारे साथी इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु शेर नहीं है प्यारे साथी, बाघ है। क्या है? बाघ है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और ये चीज़ें ना थोड़ी बिल्कुल घोर किए हुए रखो इनको, ये जरूरी नहीं एग्जाम पास कर लेंगे, ये चीज़ें तो हम भारत के नागरिक हैं उसके तौर पर भी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका जो बाघ है इसका नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और इसे 1973 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। कब? 1973 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया प्यारे साथी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है। पालतू श्रेणी में ऊँट है। ऊँट को राज्य पशु की श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो प्यारे साथी आपको सीधा सा जवाब देना है कि बहुत धूप भरे दिन थे। कौन से? 30 जून वाले, जून का दोपहर थी, 30 जून 2014 की बात है। ऊँट को पालतू श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया है, ठीक है।
अब जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, बिल्कुल सही बात है, पर मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टेटस। किसका? राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस, ठीक है ना। और अब बात करते हैं वट वृक्ष। तो वट वृक्ष जिसे हम बरगद भी कहते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, फाइकस बेंगालेसिस। क्या नाम है? फाइकस बेंगालेसिस। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस, ठीक है। बाघ का क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा बाघ का है, ये शेर है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और जो मोर है उसका पावो क्रिस्टेटस, और जो वटवृक्ष है बरगद है उसका फाइकस बेंगालेसिस, ठीक है ना। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है प्यारे साथी, ठीक है ना, जिसकी अवधि कितनी है? हमारा आपसे पूछे कि वंदे मातरम को गाए जाने की अवधि कितनी है, तो आपको आंसर देना है 65 सेकंड। कितनी है? 65 सेकंड, ठीक है प्यारे साथी। तो इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। संस्कृत और बांग्ला भाषा में, दो भाषाओं में की थी, संस्कृत और बांग्ला भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है उसकी रचना की थी, ठीक है ना। देखिए प्यारे साथी, आपसे एक क्वेश्चन एक और ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय गीत को हमारी जो संविधान सभा या फिर हमने कब अपनाया था इसे? तो 26 जनवरी 1950 को। प्यारे साथी 26 जनवरी 1950 को। कब? 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को एक ही दिन अपनाया गया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगात जनगण मन। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और उसकी अवधि कितनी है? राष्ट्रगान की अवधि है 52 सेकंड। और उससे संक्षिप्त में जब गाया जाता है ना, राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाया जाता है तो 20 सेकंड होता है, ठीक है प्यारे साथी। ओके, ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। जबकि जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया प्यारे साथी, ठीक है ना। आई थिंक आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे होंगे और आपके हर एक डाउट क्लियर हो रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर साथी। और आप अपना पूरा फीडबैक मुझे जरूर देवे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इनका लेवल क्या है, ठीक है प्यारे साथी। जरूर कमेंट करें आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, इसमें भी आपको असत्य कथन ही ढूंढना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। असत्य कथन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। गणतंत्र दिवस ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 26वां दिन होता है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो प्यारे साथी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथी। गणतंत्र दिवस पर क्या होता है प्यारे साथी? देखो, दो चीज़ होती है, एक तो ध्वज फहराना होता है, एक ध्वज आरोहण होता है साथी। क्या होता है? ध्वज फहराना और ध्वज आरोहण होता है, ये दोनों चीज़ अलग अलग होती है, ठीक है ना। 26 जनवरी के दिन क्या कहते हैं? राष्ट्रपति होता है ना, वो राजपथ पर ध्वज फहराते हैं, ध्वज आरोहण नहीं करते प्यारे साथी। ध्वज आरोहण पीएम करते हैं। कब? 15 अगस्त को, यानी स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री होता है ना, वो लाल किले पर ध्वज आरोहण करते हैं। जबकि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराते हैं, आरोहण नहीं करते। इसलिए ऑप्शन असत्य है और हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है प्यारे साथी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको कंप्लीट हुई ना। अब आई कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये वाला, तो जो 26 जनवरी है वो तो 26वां दिन होगा। 26 जनवरी 26वां दिन होगा, साल का 26वां दिन तो होगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार 15 अगस्त कौन सा दिन है, तो आपको बताना 227वां। कौन सा? 227 दिन होता है 15 अगस्त, ठीक है ना। और 2 अक्टूबर के बारे में पूछ ले तो आपको 275वां दिन बताना है, ठीक है। चलो, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है कौन सा असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है इसमें। सातुड़ी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, बच बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, जो सातुड़ी तीज होती है ना, वो कब आती है? श्रावण में नहीं आती, वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, ठीक है ना। श्रावण शुक्ल तृतीया क्या आती है? छोटी तीज आती है। क्या आती है? छोटी तीज आती है प्यारे साथी, जिसे हम कजली तीज या फिर बूंदी की तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कजली। वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, ठीक है ना। जो सातुड़ी तीज होती है ना, वो कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कब आती है?
भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है शातुर्थी। तो ये ऐसमले था, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल सही है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। और बच बारस है ना, बछड़े की पूजा की जाती है, गाय के दूध की कोई चीज़ है ना, और मतलब चाकू से काटी हुई चीज़ें नहीं खाई जाती इस दिन है ना, ये सी चीज़ें मान्यता रखते हैं। और कजली तीज यानी जो बूढ़ी तीज होती है उसका मेला कहाँ लगता है? बूंदी में लगता है। कहाँ लगता है? बूंदी में लगता है पेरे साहब के, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्योंकि सातुड़ी तीज ना वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। बात करते हैं जल जूलनी। जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? ठीक है पेरे साथी, तो ये कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, या फिर आषाढ़ कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है प्यारे साथी, ठीक है। देखो कार्तिक शुक्ल एकादशी क्या होती है? इस एकादशी क्या कहते हैं? देव उठनी एकादशी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देव उठनी 11 या फिर क्या कहा जाता है? एकादशी या फिर 11, ठीक है ना। देव झूलनी, राम रेवाड़ी है ना, राम रेवाड़ी होते हैं, राम रेवाड़ी 11 उस दिन राम रेवाड़ी, नाम तो राम रेवाड़ी है, पर कृष्ण भगवान की होती है ना मूर्ति, उसको जल में झुलाया जाता है, ठीक है पर साथी। और आषाढ़ कृष्ण जो एकादशी होती है ना उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगिनी एकादशी कहते हैं प्यारे साथी, ठीक है ना। क्या कहते हैं? योगिनी, मतलब ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने पर वर्ष भर में किए गए जो सारे पाप हैं वो धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। बात करते हैं इस अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो प्यारे साथी आप सभी को पता है खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे पर्व पर की जाती है, ठीक है ना। खेजड़ी की पूजा की जाती है, और किसकी पूजा की जाती है? तो प्यारे साथी आपको बता दूं, अस्त्र शस्त्र होता है ना, उनकी पूजा भी खेजड़ी के दिन ही की जाती है। किनकी? अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, उनकी पूजा भी खेजड़ी के दिन ही की जाती है, ठीक है ना। देखिए प्यारे साथी जो गणगौर होती है ना, वो गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। कुछ ही दिनों में गणगौर आने वाली है, ठीक है ना, चैत्र चल रहा है तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आने वाली है प्यारे साथी, ठीक है ना। हम बात करते हैं कि और भी कई प्रकार की गणगौर होती है जिनको, जैसे कि ये तृतीया मनाई जाती है, तो चतुर्थी और पंचमी को भी कोई गणगौर होती है, वो कौन सी है? तो जैसलमेर में जो गणगौर होती है ना प्यारे साथी, वो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को आती है। कब आती है? चतुर्थी को आती है, ठीक है ना। कब? जैसलमेर वाली। और बिना ईश्वर की गणगौर होती है, वो बिना ईश्वर की गौर होती है और गणगौर मनाई जाती है जैसलमेर में। और आपको बता दूं जो नाथ द्वारा होता है ना, नाथ द्वारा है ना, वहाँ पर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कौन सी गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? आपसे पूछ ले जाए कि गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथ द्वारा में। कहाँ पर? नाथ द्वारा मनाई जाती है। और कब? चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब? चैत्र शुक्ल पंचमी को, हाँ मेरे साथी, पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा कहते हैं, ठीक है ना। अब दशहरा कब मनाया जाता है? तो दशहरा आश्विन यानी आश्विन शुक्ल दशमी को। कोटा का फेमस आप सभी जानते हैं, आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। और खेजड़ी होते हैं ना, उसकी पूजा की जाती है और शस्त्रों की पूजा की जाती है। अब देखो लीलटास जो पक्षी होता है ना, उसके दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं दशहरा के दिन। दशहरा के दिन अगर लीलटास पक्षी का दर्शन हो जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। लीलटास क्या एक रचना भी है, किन की है? कमेंट करके बता सकते हो। कन्हैयालाल सेठिया की रचना भी है लीलटास, ठीक है प्यारे साथ। और अगर खेजड़ी की बात की जाए तो विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला है, कब लगता है? तो प्यारे साथी ये आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। कब? आश्विन शुक्ल दशमी को। कब? आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है खेजड़ली वृक्ष मेला, जोधपुर के खेजड़ली गांव में। बट खेजड़ली जो दिवस होता है प्यारे साथी 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? अमृता देवी विष्णु। और आपको पता है अमृता देवी वन्य जीव जो पुरस्कार होता है ना, वो भी दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है आपको पता है? 1994 से वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, ठीक है ना। तो आई थिंक इतनी चीज़ें सफिशिएंट होगी इस चीज़ के बारे में। और ऑपरेशन खेजड़ा नाम सुना आपने? 1991 से शुरू है। क्यों ऑपरेशन खेजड़ा 1991 से शुरू है? क्यों? क्योंकि मृतुलीकरण को रोकना है, इस वजह से ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था, ठीक है प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक मास में किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि कार्तिक माह में एक दिन में कितने मेले भरते हैं,
वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि इतने सारे फैक्ट इतने शानदार तरीके से आपको समझाया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, वो देखो पुष्कर मेला तो भरता ही भरता है, ठीक है ना। और ये पुष्कर झील के किनारे पड़ता है, जो राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। यहाँ पर कितने घाट है? 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट है प्यारे साथी, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और कही थी कि कोलायत में कपिल मुनि का जो मेला है ना, कपिल मुनि का मेला कोलायत, वो भी इसी दिन भरता है प्यारे साथी, ठीक है ना। और एक है कपिल धारा मेला, जो 12 में है। कहाँ पर है? कपिल धारा, तो कपिल मुनि कोलायत, कपिल धारा 12, कपिल धारा 12, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, कपिल मुनि, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। तो कपिल मुनि है ना, ये तो है कोलायत। कहाँ है? कोलायत में, ठीक है। और कपिल धारा कहाँ है? 12 में। कहाँ है? 12 में ये मेला लगता है प्यारे साथी, ठीक है ना। तो राजस्थान का सर्वाधिक रंगीन मेला है कौन सा? जो पुष्कर मेला है, राजस्थान का सर्वाधिक रंगीन मेला है, और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भी यहीं आते हैं। गोरे काले पक्के रंग के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब रंगीन हो जाता है मेला। समझे मेरी बात? मतलब रंग बिरंगा मेला है रे। ओके, तो सबसे रंगीन मेला भी कौन सा है? ये पुष्कर मेला ही है प्यारे साथी, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथी। इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टारगेट टेट एग्जाम या फिर ईगल स्टडी पावर। आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे ईगल स्टडी पावर, तो आपको ये जो वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, और ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? तो सीताबाड़ी का मेला, बेणेश्वर धाम, बर्थहरी का मेला, या फिर केला देवी करौली वाला। तो प्यारे साथी, जो माघ पूर्णिमा है वहाँ उस दिन कौन सा मेला लगता है? बेणेश्वर का मेला लगता है। ऑप्शन बी, बेणेश्वर धाम का मेला लगता है, ठीक है। बेणेश्वर धाम का मेला लगता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि सीताबाड़ी का मेला ये कहाँ लगता है? 12 में लगता है। कहाँ लगता है? 12 में लगता है प्यारे साथी। कहाँ लगता है? 12 में लगता है। सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है। शाहबाद तहसील 12। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस को। कब? ज्येष्ठ अमावस को लगता है। देखो ये जो मेला है ना सीताबाड़ी वाला, इसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। किसको? सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है ना। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। क्या है? हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है ना। और आदिवासियों को अर्धकुंभ भी कहा जाता है। देखो आदिवासियों को जो कुंभ है ना, वो तो बेणेश्वर को कहा जाता है, जबकि आदिवासियों को अर्धकुंभ ये सीताबाड़ी का जो मेला है ना, जिसे शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, और आदिवासियों को अर्धकुंभ कहा जाता है इस सीताबाड़ी वाले को, ठीक है। और यहाँ पर वाल्मीकि जी का ना, भगवान वाल्मीकि उनका भी मंदिर बना हुआ है। जो शहरी जनजाति का आदि गुरु है, कौन है? आदि गुरु तेजा जी का मंदिर भी, क्योंकि जो शहरी जनजाति वो अपना आराध्य देव तेजा जी को मानती है। किनको? ये एक लोक जो हमारे लोक देवता हैं उनमें से बहुत ही बेहतरीन चीज़ निकल कर आ रही है कि तो तेजा जी को कौन सी जनजाति अपना आराध्य देव मानती है। तो शहरिया जो जनजाति है वो तेजा जी को क्या मानती है? अपना आराध्य देव मानती है, और वहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है प्यारे साथी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेणेश्वर धाम की। जो बेणेश्वर धाम का मेला है वो डूंगरपुर में लगता है। कब? डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है ना। कौन सी तहसील? अगर आपसे पूछ लिया जाए तहसील कौन सी, तो आशापुरा। कौन सी है? आशापुरा नवा टापरा में। कौन सी? आशापुर तहसील है और नवा टापरा में, ठीक है ना। सोम माही जाखम इन नदियों के संगम पर यह मेला भरता है, ठीक है प्यारे साथी। इसे आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। किसको? इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कांठल का कुंभ भी कहा जाता है। बांगड़ का कुंभ भी कहा जाता है। भीलों का कुंभ भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? खंडित शिवलिंग। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, जो बेणेश्वर धाम का जो वहाँ पर मेला है, यहाँ पर क्या है? एक खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है मंदिर में, ठीक है ना। जबकि जो खंडित प्रतिमा की पूजा कहाँ की जाती है, आप मुझे बता सकते हैं? मैंने इतने प्रैक्टिस सेट आपको करवाई हैं और इतने क्वेश्चन लाजवाब तरीके से क्लियर करवा दिए हैं। आप अगर वास्तव में अगर पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हो चुके होते ना, तो आज इसका आंसर बिल्कुल सही बता सकते हैं। खंडित शिवलिंग की पूजा तो की जाती है यहीं पर बेणेश्वर धाम में, जबकि खंडित प्रतिमा की पूजा कहाँ की जाती है? शीतला माता, चाक्षु शीतला माता के मंदिर में खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। जबकि आमतौर पर ऐसा होता है खंडित प्रतिमा की पूजा कहीं नहीं की जाती है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर की जाती है शीतला माता जयपुर में, चाक्षु जयपुर, ठीक है ना। ऑप्शन सी बोल रहा है कि भरथरी का मेला। तो प्यारे साथी भरथरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। कहाँ लगता है? अलवर में लगता है प्यारे साथी, ठीक है ना। भरथरी का मेला अलवर में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगता है।
भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को ये लगता है मेला, ठीक है ना। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं जो बर्तरी है, ठीक है ना। पिंगला नाम सुना होगा, इसके इनकी कुछ कहानियाँ सुनी होगी अपनी नानी दादी से। तो बर्तरी का मेला है, ये लगता है अलवर में। और मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला किसका, देखो जो शहरी जनजाति कुंभ से कहा जाता है और जो जनजाति कुंभ से कहा जाता है, ठीक है ना, आदिवासियों को कुंभ। और बर्तरी का मेला जो मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। केला देवी का मेला कहाँ लगता है, करौली में लगता है। कहाँ लगता है, इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है, क्योंकि लाखों लोग इकट्ठे होते हैं ना, इसलिए इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है, करौली वाले मेले को, ठीक है। लंगूरी नृत्य यहाँ का फेमस है। कौन सा नृत्य, लंगूरी नृत्य किया जाता है। ओके, ये बात आप समझ पाई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन आपको छांटना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगर दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 6 लेन वाली 6,446 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई है। ऑप्शन सी है कि उत्तरी दक्षिण गलियारा श्रीनगर को तमिलनाडु से जोड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है ना। श्रीनगर को तमिलनाडु, हाँ श्रीनगर कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही तो है, ठीक है। ऑप्शन सी भी सही है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, यानी असम से पोरबंदर यानी गुजरात को जोड़ता है, तो ये भी सही है। जबकि जो ऑप्शन बी है वो गलत है मेरे साथी। ऑप्शन बी गलत क्यों है, क्योंकि इसकी कुल लंबाई कितनी है मैं आपको बताऊं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो कुल लंबाई है 5,846, कितनी 5,846 है, 6,846 नहीं है। बस इतनी सी एक शब्द ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना। 5,846 किलोमीटर है, 6,846 किलोमीटर नहीं है, ये 846 किलोमीटर है, ठीक है ना। दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। अब आपसे पूछ लीजिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है ना। तो 7 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से, स्वर्णिम चतुर्भुज है ना वो राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। प्यारे साथी, इन 7 जिलों के आपके नाम याद होने चाहिए। और 732 किलोमीटर, कितने 732 किलोमीटर में होकर ही गुजरता है 7 जिलों से। उनके नाम मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लें। अलवर, जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से फिर उदयपुर, उदयपुर से डूंगरपुर होता हुआ निकल जाता है, ठीक है ना। अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, ये 7 जिले हैं। 732 किलोमीटर है। कितना है, 732 किलोमीटर है राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई, ठीक है मेरे साथी। आई थिंक ये चीज़ आपको कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई कब। कुछ योजनाएं हैं जो आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जिनको रटना ही पड़ेगा आपको। रटना कैसे पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी आप ऐसे डायरी बना लें जिसका पेज फाड़े तो कोई दिक्कत नहीं, उस पेज में से कोई डेट लिख लिया करें और कहीं पर भी जाए साथ में रखे उनको दोहराते रहें, तब वो ऑटोमेटिक आपके जहन में स्थायित्व ग्रहण कर लेगी, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लागू की। कब, 25 दिसंबर 2000 को लागू की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथी। और इसका जो उद्देश्य है ना वो 2003 तक ऐसा, इसमें ऐसा कहा गया है कि हजार जिनसे हजार मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं ऐसे गांवों को पक्की सड़कों द्वारा जोड़ दिया जाएगा। 1000 की आबादी वाले गांवों को 2003 तक क्या कर दिया जाएगा, पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। जब जो 500 या 500 प्लस आबादी वाले गांवों को 2007 तक, कब 2007 तक, देखो 2003 तक तो उद्देश्य रखा गया कि 1000 प्लस आबादी वाले जो गाँव है ना उनको आपस में सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। और 2007 तक ये उद्देश्य रखा गया कि 500 या 500 प्लस आबादी वाले जो गांव है उनको सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है प्यारे साथी। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल कंप्लीट है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कौन सा युग में असम्मिलित है रेलवे जोन और मुख्यालय दिए गए हैं। प्यारे साथी आप कमेंट ये करना कि कुल रेलवे जोन कितने हैं इंडिया में, कुल रेलवे जोन कितने हैं इंडिया में प्यारे साथी, ठीक है ना। इसका आंसर बताएंगे आप। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे कौन सा है, जयपुर में है। पूर्वी रेलवे कोलकाता में, बिल्कुल सही। दक्षिणी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, क्या चेन्नई में, क्या प्यारे साथी, तो नहीं है, चेन्नई में नहीं। दक्षिण पश्चिमी जो रेल बना उसका हुबली कर्नाटक में, कहाँ है, हुबली कर्नाटक में है, चेन्नई में नहीं है। पूर्वोत्तर जो रेलवे वो गोरखपुर में उसका मुख्यालय है, तो ये भी सब ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर
सही हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन एक असम्मिलित यानी गलत दे रखा है। ठीक है साथी, बात करते देखो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में कुल रेलवे जोन है 18। कितने हैं? कुल रेलवे जोन है 18 पैर साथी, कुल रेलवे जोन है 18। और नवीनतम अगर आपसे पूछे हैं तो आपको बताना है दक्षिणीय तटीय रेलवे। कौन सा? दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिणी तटीय रेलवे। दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय वहाँ पर है और नवीनतम रेलवे जोन है। ठीक है, और 18 रेलवे जोन है इंडिया में अब तक। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आपका सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है पैसे थी, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि रेल मार्ग है वो भी यूनेस्को की विश्व विरासत या धरोहर सूची में शामिल है। तो पैर साथी, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कोंकण रेलवे। इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे ना वो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, बाकी जो तीनों के तीन है ना ये इसमें शामिल है। प्यारे साथी, यूनेस्को क्या है बताओगे कोई? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है प्यारे साथी। और 1945 कब? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय ना जो पेरिस में, कहाँ पर है साथी? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। और भारत इसका सदस्य कब बना, ये बात इंपॉर्टेंट है, 1946 को। कब? हमने ज़्यादा देरी नहीं लगाई, 1 साल का देरी की और 1946 में हम इसके सदस्य बन गए पैर से। ठीक है ना, तो ये तीनों जो रेलवे है ना ये इसके धरोहर में सूची में शामिल है पैर से। ठीक है ना, तो दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पी भी लिख लो यहाँ पर, दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में। काल का हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, तो HM लिख लो, हिमाचल प्रदेश। जो नीलगिरी है ना वो तमिलनाडु में, तो TM लिख लो। ठीक है ना, तमिलनाडु TM लिख लो। ठीक है ना, ओके, ये बात आपकी कंप्लीट हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे साथी, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा? हमें असत्य कथन ही वापस ढूंढना है प्यारे साथी। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई 2,69,028.16 किलोमीटर हो गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1% सड़क कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में और बाकी का जो 99% शहरी क्षेत्रों में किया गया। ये असत्य कथन है प्यारे साथी, क्योंकि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है ना वो ज़्यादातर अपना कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में करता है। तो यहाँ पर तो ये उल्टा दे रखा कि ये 99% यहाँ पर है और ये जो है ना 1% यहाँ पर चीज़ें हुई। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो 99% कार्य है ना वो तो गाँव में किया गया। कहाँ पर किया गया? गाँवों में किया गया। जो 1% कार्य है वो शहरी क्षेत्रों में किया गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन की गई। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मोक्ष कलश सेवा का संचालन किया गया। बिल्कुल सही बात है प्यारे साथी, मोक्ष कलश सेवा है ना। इसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि लॉकडाउन में अगर मान लीजिए कोई बूढ़े बुजुर्ग चले जाते हैं ना तो उनको हरिद्वार पहुंचाने के लिए ये योजना अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी हमारे लिए। ठीक है प्यारे साथी, तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मोक्ष कलश सेवा है ना 25 मई से 31 दिसंबर 2020 तक थी। 25 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक इसको शुरू किया गया था। मतलब हरिद्वार के लिए बस सेवा शुरू कर दी रहे। वो क्या हो गई? मोक्ष कलश यात्रा हो गई, सेवा हो गई। ठीक है ना, इस बात आप सहमत हैं? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, नेहवासा बंदरगाह या फिर तूतीकोरन बंदरगाह। तो प्यारे साथी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा है? पूर्वी तट पर स्थित है। पश्चिम तट पर देखो कांडला है। कहाँ पर है? कांडला है। और मुंबई में कौन सा है? कोच्चि है। नेसवा ये कहाँ पर है? इसका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है। कहाँ पर है? ये तीन तो पश्चिम तट पर है और ये पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट पर और भी है। कोलकाता में हल्दिया है, उड़ीसा में जो पाराद्वीप है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है ना बंदरगाह यहाँ कहाँ पर है? पूर्वी तट पर है। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे साथी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, क्योंकि पूर्वी तट पर स्थित है। पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी जलीय सीमा नहीं बनती है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आया था ना पिछली बार। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बाद, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने इंटरनेट की शुरुआत 1969 में की गई।
बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 1972 में ईमेल सेवा शुरू की गई, 1972 में ईमेल सेवा शुरू की गई, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। टेलीफोन का आविष्कार ग्रैहम बेल ने किया, सत्यकूट का चयन करना में, सत्यकूट का क्या करना है, चयन करना है प्यारे साथी। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्योंकि तीनों तीनों जो फैक्ट हैं वो सही लिख रखे हैं प्यारे साथी। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे साथी, ये लो। राज्य में सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितना है? राज्य में सड़कों का घनत्व है कितना है प्यारे साथी? तो 78.61 किलोमीटर क्या है, राज्य में सड़कों का घनत्व है। इसको आप याद रखेंगे प्यारे साथी, बहुत ही शानदार फैक्ट है। राज्य में सड़कों का घनत्व है 78.61 किलोमीटर, जबकि जो हमारे देश में है वो 152.04 किलोमीटर है। ये देश का है प्यारे साथी, किसका है? देश का, टोटल देश का है, और ये हमारे राज्य स्टेट का, राजस्थान का। ठीक है प्यारे साथी, तो राजस्थान का 78.61 और जो देश का है 152.04 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों का घनत्व है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें भी एस मिले तो आपको युग में छांटना है। हवाई अड्डे दे रखे एक साइड में स्थान दे रखे। ठीक है ना, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में, सही बात है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में, बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है क्या? लखनऊ में है क्या? नहीं प्यारे साथी, ये कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ पर है जी? वाराणसी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चेन्नई में है। ठीक है ना, लखनऊ में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ने वो कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में प्रेस है। ठीक है ना, जबकि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। हाँ, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती है? तो आप सभी जानते हैं, इस बात को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। केसरी रंग की पगड़ी धारण की जाती है। युद्ध में जाते हुए जो योद्धा होते हैं वो केसरी रंग की पगड़ी धारण करते हैं, और मान लीजिए उनकी सेना हार जाती है, वो खुद हार जाते हैं, तो फिर वो केसरिया जो अपना साफा होता है उसे लहरा देते हैं, इसलिए उसे केसरिया कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथी, तो जो लहरिया होता है ना वो श्रावण मास में पहना जाता है। ठीक है ना, ये पगड़ी के संस्थापक आपसे पूछ लेंगे पगड़ी का मेन संस्थापक कौन था? वास्तविक तो अकबर था। कौन सा? अकबर था। अकबर ने मतलब पगड़ी की जो प्रथा है अकबर ने शुरू की थी। पगड़ी पहनने का जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक अकबर को ही माना जाता है। ठीक है ना, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ताराबात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? ताराबात की राजपूत स्त्रियों, गुजर स्त्रियों, आदिवासी स्त्रियों, फिर उपरोक्त सभी। तो ताराबात की जो ओढ़नी है ना वो आदिवासी स्त्रियों के द्वारा ज़्यादा ओढ़ी जाती है, और वहाँ पर वेशभूषा में ज़्यादा है क्या फेमस है? ताराबात की है, ज्वारबात की है, कैरीबात की है। ठीक है ना, तो आदिवासी स्त्रियों में ज़्यादा फेमस है प्यारे साथी। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। बात करते हैं आदिवासी पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अंगरखा। क्या नाम है? अंगरखा होता है। ठीक है, बिना कॉलर का होता है, और उसका जो छाती से थोड़ा नीचे होता है उसमें एक जेब की टाइप होता है। आपने अपने गांव में भी देखा होगा, कोई बूढ़े बुजुर्ग इसको पहनते हैं, आज भी अंगरखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगरखा बोलते हैं। अंगोचा क्या होता है? अंगोचा तो वही होता है जो सिर के ऊपर लपेट लेते हैं, और आज के जो चवन्ने ज़्यादा बनते हैं, चवन्ने बनते हैं ना, वो ज़्यादा इसको पलटते हैं। ठीक है ना, वो अंगोचेता होता है। क्या होता है? अंगोचेता होता है। और ढेपाड़ क्या होता है? ढेपाड़ होता है प्यारे साथी तंग धोती होती है। आदिवासियों की जो तंग धोती होती है ना उसे ढेपाड़ कहा जाता है। आदिवासियों को तंग धोती होती है उसे ढेपाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढेपाड़ कहा जाता है। ठीक है ना, ओके, इस चीज़ को आप समझ पाए प्यारे साथी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, खपटा है ना, खपटा होता है प्यारे साथी। तो शहरी जनजाति का क्या होता है? साफा होता है। साफा होता है। क्या होता है? शहरिया जनजाति का जो साफा होता है ना उसे खपटा कहा जाता है। और शहरी जनजाति के अंगरखी होते हैं उसे सलोका कहा जाता है, और उनकी धोती को पंछा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंछा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ये बोल रहा है कौन सा एसुमलेतिन है? एक तरफ आभूषण है और एक तरफ पहने जाने वाले स्थान है। रखन दांत में, बारी नाक में, दामन गले में, और मेमन सिर में। कौन सा एसुमलेत है वो मैं पकड़ना है। ठीक है ना, तो प्यारे साथी मैं आपको बता दूं, दामन होती है ना, दामन वो कहाँ पर पहनी जाती है? ये अंगुली में पहनी जाती है। कहाँ? दामन है ना, दामन अंगुली में पहना जाता है, गले में नहीं पहना जाता। ठीक है ना, देखो रखन या दांत और चूंप होते हैं। रखन और चूंप दांत में पहने जाती है। कहाँ पर? दांत में पहने जाते हैं। नाक में क्या होती है? चौंप, चूनी और भंवरकड़ी होती है ना, और बेसर भी तो होती है वो, और बारी, ये नाक में पहनी जाती है। ठीक है ना, ओके। टिड्डी पलका, मेमंद है, पतरी है, गोफन है, बोर है, बोरला है, रखड़ी है, ये सिर में पहनी जाती है। तो ऑप्शन जो सी है प्यारे साथी आपका बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाता है।
चलते हैं, बाजूबंद आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं बाजूबंद हाथ में धारण किया जाता है। कहाँ पर? और कड़ा और नरमुख, नरमुख वो भी हाथ में ही पहना जाता है। नरमुख का क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है, तो नरमुख, कड़ा और बाजूबंद ये तीनों हाथ में पहने जाते हैं। ठीक है प्रशस्ति, तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्न जो कथन है उन पर विचार करना। मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद यूनुस समिति 1989 में बनी थी। कब? 1989 में बनी थी। आपको ये चीज़ें बिल्कुल रटे रटे होनी चाहिए, आपको मुँह पर जबानी। ठीक है ना। बात करते हैं पर्यटन उद्योग, निर्धूम उद्योग भी कहा जाता है। बिल्कुल बिना धुआं का उद्योग होता है ना, धुआं रहित उद्योग भी इसे कहा जाता है, तो ये निर्धूम उद्योग कहलाता है। और पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा भी दिया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन एक है, राजस्थान में पर्यटन वाक्य है पधारो हमारे देश। जाने क्या दिख जाए अभी नहीं पैर सकती, अभी असो गलत ने कर दिया था पधारो हमारे देश। जब जो वसुंधरा राजे सिंधिया थी ना, उस टाइम जाने क्या दिख जाए उन्होंने किया था। अभी ये वापस चेंज हो गई, तो पधारो हमारे देश ही आपका क्या है? राजस्थान में पर्यटन वाक्य है, पर्यटन ध्येय वाक्य है पधारो हमारे देश। सभी जो विकल्प हैं बिल्कुल सही है प्यार से। ठीक है, सभी विकल्प बिल्कुल सही है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने वही है कि उदयपुर को माउंटेन ऑफ फाउंटेन का शहर कहा जाता है, और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, नागौर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, और डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी। तो पहले से आप सभी जानते हैं कि नागौर को धातु नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु नगरी कहा जाता है। किसको? नागौर को धातु नगरी कहा जाता है। जबकि राजस्थान का स्वर्ण नगरी है ना, ये किसको कहा जाता है? ये जैसलमेर को कहा जाता है। किसको? जैसलमेर को कहा जाता है। किसको? जैसलमेर को कहा जाता है। उदयपुर को आपको पता है झीलों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर को ही कहा जाता है। किसको? राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को ही कहा जाता है, और झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। जिंक सिटी भी किसको कहा जाता है? उदयपुर को ही कहा जाता है। जिंक सिटी भी उदयपुर को ही कहा जाता है। पूर्व का वेनिस भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ओके। जबकि जो देखो इसका राजस्थान का कश्मीर कैसे कहा जाता है? उदयपुर को। राजस्थान का पूर्वी कश्मीर कैसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। अलवर को कहा जाता है भारत का मक्का, राजपूतानी कुंजी, राजस्थान की अंडे की टोकरी, अरावली का अरमान, है ना, राजस्थान का हृदय, ये किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। ठीक है ना। और पहाड़ों की जो नगरी है वो डूंगरपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, ओके। चलिए, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर। अगर ये भजन आपने सुन रखा है ना, आई माता वाला, तो बिलाड़ा जोधपुर नाम आता है उसके अंदर। ठीक है ना। मालवा प्रदेश से आई थी, इसलिए इनका नाम रख दिया आई माता। क्या रख दिया? आई माता। ठीक है ना। देखो आई माता के मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे गुर्जर जाति हो ना, गुर्जर जाति का प्रवेश यहाँ पर निषिद्ध होता है। ठीक है ना। और इसके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, जबकि जो दीपक होता है ना उसकी लो से कैसे टपकती है, बस वहीं पर पूजा की जाती है। ओके, तो आज बस इतना ही प्यारे साथी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट नहीं सैल्यूट, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं आप, है ना। और आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टारगेट टेट एग्जाम, या फिर आप सर्च करें कि ईगल स्टडी पावर टेलीग्राम में, तो आपको वहाँ पर इसकी जो पूरी है पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। सैल्यूट इंडिया सैल्यूट। ओके।